Dear students of 7th class, students, we have already read the entire chapter of Journey to the West. हमने इस चैप्टर को मुकम्मल पढ़ा है, इंटायरली पढ़ा है. उसके बाद जो है हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है. देन आफ्टर वी हैव सीन द मार्जिन एक्सरसाइज ऑल्सो. Now today we are going to do the English workshop of this chapter. Okay, that's why we have to see the first question. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. लिस्ट ऑल द पर्सन्स एंड कैरेक्टर्स मेंशन इन द स्टोरी. इस स्टोरी में जितने भी पर्सन्स और कैरेक्टर्स आए हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है. विच ऑफ देम आर रियल, विच आर इमेजिनरी. फिर आपको ये डिसाइड करना है कि उनमें से कौन से रियल हैं और कौन से इमेजिनरी है, यानी कौन से हकीकी हैं और कौन से ख्याली हैं. तो हमने उन कैरेक्टर्स को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जिसमें से रियल यॉन चोंग है और बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. जैसे गोनिन डीटी, सन वुकोंग और मंकी किंग, जुबज्जी और पिक्से, शावुजिंग और सेंट प्रेस्ट, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग. ये जो नीचे आप सेंटेंसेस देख रहे हैं क्या ये सही हैं या गलत हैं, ये हमको डिसाइड करना है. तो पहला सेंटेंस है कि द नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट. ये जो नॉवेल है जर्नी टू द वेस्ट, ये इनके बारे में, किनके, द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड और अमेरिका. इंग्लैंड और अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में. क्या ऐसा है? नहीं. तो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद में इन द डेज ऑफ यॉन चोंग ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क. भाई जब यॉन चोंग ट्रैवल कर रहा था उस वक्त चाइना से इंडिया आना ये कोई आसान काम नहीं था, वाकई में बिल्कुल आसान काम नहीं था, इसलिए ये जो है राइट है. उसके बाद में यॉन चोंग ट्रैवल्ड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. यॉन चोंग जो है भारत आने के बाद भारत के कई इलाकों में घूमा. बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा. उसके बाद में फोर्थ है कि यॉन चोंग्स वे बैक होम वॉज रिलेटिवली ईजी. जिस तरीके से यॉन चोंग चाइना से इंडिया इतना बड़ा सफ़र तय करके मुश्किलात को जो है वो फेस करते हुए आया था, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आया था, तो क्या अब वापस जाना उसके लिए आसान था? नहीं. जितनी मुश्किलें उसको रास्ते में आते वक्त थी वही सारी मुश्किलें और मुसीबतें जो थी वापस जाते वक्त भी उसको फेस करनी थी. तो यहाँ पर जो है हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद में कि गॉड्स एंड सुपर नेचुरल पावर्स हैड हेल्प्ड यॉन चोंग इन हिज क्वेस्ट. यॉन चोंग को उसका मकसद पूरा करने में गॉड्स ने और मुख्तलिफ सुपर नेचुरल पावर्स ने उसकी मदद की थी. क्या ये बात सही है? ये तो इमेजिनरी है, ये फिक्शनल है, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग. उसके बाद में है सिक्स्थ वाला कि द 3 डेसिपल्स ऑफ यॉन चोंग वर द 3 सेंट्स. यानी जो यॉन चोंग के जो ख्याली डेसिपल्स हैं, जो इमेजिनरी डेसिपल्स थे, तो क्या वो साधु संत या फिर महात्मा टाइप के लोग थे, यानी सेंट्स थे? नहीं. तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद में द डेसिपल्स हैव सुपर नेचुरल पावर्स. क्या उन डेसिपल्स के पास सुपर नेचुरल पावर्स थी? हाँ. तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे राइट. स्टूडेंट उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ सन वुकोंग्स कैरेक्टर दैट यू लाइक द बेस्ट. आपको सन वुकोंग के कैरेक्टर में जो भी फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमको बहुत से फीचर्स जो हैं वो हमारे चैप्टर में बताए गए, तो उन फीचर्स में से कोई 5 फीचर्स जो है वो आपको लिखने हैं. तो पहला फीचर तो हमको लिख कर दे दिया गया हमारी बुक में कि कैन वॉक थ्रू फायर, कि वो आग में से जो है आ जा सकता था, आग वगैरह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. सेकेंड वाला है कि कैन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू 72 डिफरेंट वेज. वो अपने आप को 72 अलग अलग शक्लों में ढाल सकता था, यानी तब्दील कर सकता था. थर्ड है कि कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन जस्ट 1 समरसॉल्ट. एक ही समरसॉल्ट के अंदर में वो हज़ारों किलोमीटर का फासला तय कर लेता था. उसके बाद में है कि हिज आईज हैव एक्सरे विजन. उसकी आंखें जो थी एक्सरे विजन रखती थी, यानी वो दीवार के पार भी देख लेता था, किसी भी चीज़ के आर पार देख लिया करता था. उसके बाद लास्ट वाला है कि ही कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टाइनी इन अ ब्लिंक. वो पलक झपकते ही बहुत बड़ा और पलक झपकते ही बहुत छोटा सा हो जाता था. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं. स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. रीड एज बिग एज अ पिलर. ठीक है, एज टाइनी एज अ नीडल,
एज बिग एज अ पिलर यानी एक पिलर की तरह बड़ा या लंबा। एज टाइनी एज अ नीडल यानी एक सुई की तरह छोटा। नाउ राइट मोर सच फ्रेजेज यूजिंग योर इमेजिनेशन। हमको ऐसे ही फ्रेजेस अपने इमेजिनेशन के थ्रू लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि एज बिग एज अ, यहाँ पे लिख दिया हमने जाइंट, एक बड़े राक्षस की तरह बड़ा, ठीक है। एज टाइनी एज अ वाटर ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप की तरह, एक पानी की बूंद की तरह छोटा। एज हार्ड एज अ स्टोन, एक पत्थर की तरह सख्त। एज सॉफ्ट एज कॉटन, रुई की तरह नम यानी सॉफ्ट। एज स्वीट एज अ शुगर केन, एक गन्ने की तरह मीठा। एज शार्प एज अ नाइफ, यानी एक चाकू की तरह तेज। उसके बाद में है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमको डिफाइन किया जा रहा है कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, या रूट वर्ड्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो है वो अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक लेटर भी हो सकता है या लेटर्स का ग्रुप भी हो सकता है, दैट इज एडेड बिफोर अ वर्ड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। एक लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स अगर हम किसी वर्ड के सामने उसको ऐड कर देते हैं तो वो जो ऐड किया हुआ पार्ट है वो प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में सफिक्स, अ लेटर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड आफ्टर अ वर्ड इज कॉल्ड अ सफिक्स। इस तरीके से अगर वर्ड के पीछे अगर हम एक लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाते हैं तो वो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो है वो क्या कहलाएंगे, वो सफिक्स कहलाएंगे, ठीक है। उसको हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। उसके बाद में रूट वर्ड्स। अब ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सामने प्रीफिक्स और पीछे सफिक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो हमको जो है और भी एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करनी है जिसमें रूट वर्ड्स हम दिखा रहे हों, जिसमें सफिक्स दिखा रहे हों, जिसमें प्रीफिक्स दिखा रहे हों। तो हमने इसको एक टेबल की शक्ल में यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है लेफ्ट में प्रीफिक्स रखा है पहले, फिर बाद में है रूट वर्ड, उसके बाद है सफिक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि जैसे रूट वर्ड है हमारा पॉसिबल, ठीक है। इस रूट वर्ड के सामने हमने आई एम लगाया तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। उसी तरीके से रूट वर्ड हमारा है काइंड, ठीक है। अब हमने इसके बैक में यानी इसके पीछे, इसके बाद नेस लगा दिया है, NESS, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है नेस। तो हमने इस नेस को काइंड के पीछे लगा दिया है, ठीक है। तो अब कौन सा वर्ड बन जाएगा, काइंडनेस, ठीक। उसके बाद हमारे पास रूट वर्ड जो है वो काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल के सामने यानी बिफोर, पहले हमने प्रीफिक्स लगाया है अन, तो ये बन जाएगा अनकाउंटेबल। उसके बाद हमारे पास रूट वर्ड है पनिश। इसमें हमने एक वर्ड या ग्रुप ऑफ, या वर्ड कहें या ग्रुप ऑफ लेटर्स, हमने यहाँ पर जोड़ दिया मेंट, तो ये हो जाएगा पनिशमेंट, ओके। मुझे लगता है कि आपने प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स को बहुत आसानी से समझ लिया होगा। बच्चों आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, जिनमें से रूट वर्ड्स को, प्रीफिक्स को और सफिक्स को जो है वो अलग अलग करके ऐसे टेबल वाइज लिखना है, ओके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गेस द मीनिंग ऑफ। हमें जो है इनके मीनिंग्स बताने हैं। जैसे अनफैमिलियर, अनफैमिलियर का क्या मीनिंग होता है? अनफैमिलियर मतलब जो फैमिलियर ना हो, अननोन पर्सन, जिसे हम ना जानते हो, दैट इज कॉल्ड द अनफैमिलियर। हमने यहाँ पे लिखा है दैट यू डू नॉट नो, जिसे आप नहीं जानते वो आपके लिए अनफैमिलियर है। उसके बाद में अनबिलीवेबल, यानी जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते, वो अनबिलीवेबल हो जाता है। इट्स मीन हार्ड टू बिलीव, कि जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं अनबिलीवेबल। उसके बाद में है कि नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इन नीचे दिए वर्ड्स के अपोजिट्स लिखने हैं। तो अनसेफ, इसका अपोजिट सेफ हो जाएगा। अनकाइंड, इसका अपोजिट काइंड हो जाएगा। अननोन का अपोजिट नोन। अनइंटरेस्टिंग का अपोजिट इंटरेस्टिंग। अनइम्पॉर्टेंट का अपोजिट इंपॉर्टेंट।
और अनइंटेलिजेंट का अपोजिट इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो है इंग्लिश वर्कशॉप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का एक छोटा सा पार्ट मैं देख रहा हूँ आपकी बुक में यहाँ पर है, जो कि लैंग्वेज स्टडी के नाम से दिया गया है। देखिए आप, लैंग्वेज स्टडी, और यहाँ पर है कॉमन नाउन, इस टॉपिक का नाम है। तो स्टूडेंट्स मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने नाउन पर पहले ही एक बहुत बड़ा चैप्टर बनाया है, बहुत ही शानदार चैप्टर है वो, और आपको वो देखना चाहिए। मैं उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसका टाइटल है कि द नाउन एंड इट्स काइंड्स। उसमें हमने नाउन देखा है, नाउन की डिफरेंट काइंड्स देखी हैं, और उसके बाद में फिर जो है उनकी डेफिनेशंस और सेवरल एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कॉमन नाउन टाइटल है, तो कॉमन नाउन को भी हमने वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। उसके बाद में कॉमन नाउन की जो अदर काइंड्स है हमने उस पर भी बात की है। ओके, तो स्टूडेंट्स जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ।